हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो जापान के संविधान पर है कि कितना विचित्र संविधान है जापान का, जो 1946 में बना और आज तक इसमें एक भी संशोधन नहीं हुआ है। तो बहुत दिलचस्प है जापान के संविधान को समझना, और उसको पैसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। उसने युद्ध लड़ने की बात को नकारा है जापान के संविधान ने, और ऐसा इसलिए हुआ कि जिस समय में ये संविधान बना उस समय में जापान हार गया था अमेरिका से, और जापान अमेरिका का कुछ शर्त उसको मानना पड़ा था। तो उस समय में संविधान बना और फिर भी आज तक उसमें एक संशोधन भी नहीं हुआ है। तो बहुत दिलचस्प है जानना। तो आइए समझते हैं जापान के संविधान को। जापान का वर्तमान संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक संविधान में एक अनोखा दस्तावेज माना जाता है। यह न केवल सत्ता की संरचना तय करता है, बल्कि युद्ध, शांति और नागरिक स्वतंत्रताओं पर भी स्पष्ट नैतिक रेखा खींचता है। अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखें तो जापान का संविधान 3 मई 1947 को लागू हुआ। इससे पहले मीजी संविधान 1889 प्रचलन में था, जिसमें सम्राट सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद देश में राजनीतिक सामाजिक पुनर्गठन हुआ और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नया संविधान अपनाया गया। संविधान की मूल भावना है कि जापान का संविधान 3 बुनियादी सिद्धांतों पर टिका है: लोकप्रिय संप्रभुता, पॉपुलर सोवेरेनिटी, मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान, और शांतिवाद, पेसिफिज्म। इन तीनों ने जापान को सैन्यवादी अतीत से अलग कर एक शांतिपूर्ण, नागरिक केंद्रित राष्ट्र के रूप में गढ़ा। और अगर हम सम्राट की भूमिका की बात करें तो संविधान के अनुसार सम्राट राज्य का प्रतीक है, सिंबल ऑफ द स्टेट है। उसके पास कोई राजनीतिक या शासकीय शक्ति नहीं। वास्तविक सत्ता जनता द्वारा चुनी गई संसद और सरकार के पास होती है। यह परिवर्तन जापानी राजनीतिक इतिहास में क्रांतिकारी माना जाता है। और जापान के संविधान का अनुच्छेद 6 जापानी संविधान का अनुच्छेद 9 कहता है कि यह शांति का संविधान है। तो जापान के संविधान का सर्वोच्च चर्चित प्रावधान है अनुच्छेद 9। इसके अनुसार जापान युद्ध को सदा के लिए त्यागता है, किसी भी विवाद के समाधान के लिए बल प्रयोग नहीं करेगा, अस्थायी सेना रखने का अधिकार नहीं होगा। हालांकि बाद में सेल्फ डिफेंस फोर्सेस बनाए गए, पर उनका उद्देश्य केवल रक्षा तक सीमित माना जाता है। जापान के संविधान में हम मौलिक अधिकार की बात करें तो संविधान नागरिकों को व्यापक अधिकार देता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, शिक्षा और न्याय का अधिकार, महिला और पुरुष समानता। यह पहली बार स्पष्ट रूप से स्थापित थी। शासन व्यवस्था की बात करें तो जापान एक संसदीय लोकतंत्र है। संसद को डाइट कहा जाता है। 2 सदन होते हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, हाउस ऑफ काउंसिलर्स। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। जापान का संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि युद्ध की विभीषिका से उपजा शांति का संकल्प है, नागरिक स्वतंत्रताओं की मजबूत गारंटी है, एशिया में लोकतांत्रिक मूल्यों का उदाहरण है। जापान का संविधान यह संदेश देता है कि राष्ट्र की शक्ति केवल हथियारों में नहीं, बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति में निहित होती है। यही कारण है कि इसे अक्सर पीस कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। जापान का संविधान विश्व के आधुनिक संविधानों में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यह केवल शासन व्यवस्था को संचालित करने वाला कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि युद्ध की त्रासदी से जन्मा शांति का संकल्प और लोकतांत्रिक मूल्यों का घोषणा पत्र है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस जापान ने विनाश, पराजय और आत्ममंथन का दौर देखा, उसी अनुभव ने 3 मई 1947 को वर्तमान संविधान को गढ़ा। इस संविधान ने जापान की राजनीतिक दिशा ही नहीं बदली, बल्कि उसकी राष्ट्रीय चेतना को भी नए सिरे से परिभाषित किया। जापान में 1989 का मीजी संविधान पहले लागू था, जिसमें सम्राट सर्वोच्च केंद्र पर होता था। युद्ध के दौरान यही सत्ता संरचना ने जापान को सैन्यवाद की ओर ले गई। पराजय के बाद यह स्पष्ट हो गया
कि देश को अस्थायी शांति और विकास की राह पर ले जाना है तो शासन की बुनियाद बदलनी होगी। इसी पृष्ठभूमि में लोकतांत्रिक, नागरिक केंद्रित और शांतिवादी संविधान का निर्माण हुआ। जापान के संविधान की मूल आत्मा 3 सिद्धांतों पर आधारित है: लोकप्रिय संप्रभुता, मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान और शांतिवाद। लोकप्रिय संप्रभुता का अर्थ है कि राज्य की वास्तविक शक्ति जनता में निहित है। सम्राट को अब ईश्वरीय या राजनीतिक शासक न मान करके केवल राज्य का प्रतीक घोषित किया गया। यह परिवर्तन प्रतीकात्मक नहीं बल्कि सत्ता के लोकतंत्रीकरण का ठोस कदम था। इस संविधान की सबसे अनोखी और चर्चित विशेषता अनुच्छेद 9 है, जिसे शांति अनुच्छेद कहा जाता है। इसके अंतर्गत जापान युद्ध को सदा के लिए त्यागने की घोषणा करता है और अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के लिए बल प्रयोग से इनकार करता है। यद्यपि बाद में आत्मरक्षा बलों का गठन किया गया, फिर भी जापान की विदेशी नीति और राष्ट्रीय चरित्र में शांतिवाद आज भी केंद्रीय तत्व बना हुआ है। इसी कारण जापान को अक्सर शांति का राष्ट्र कहा जाता है। संविधान नागरिकों को व्यापक मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अभिव्यक्ति, धर्म, संगठन और विचार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। स्त्री पुरुष समानता को संवैधानिक मान्यता देकर जापान ने सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। शिक्षा, न्याय और समान अवसर के अधिकारों ने नागरिक जीवन को अधिक सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया है। शासन व्यवस्था की दृष्टि से देखें तो जापान एक संसदीय लोकतंत्र है। संसद को डाइट कहा जाता है, जिसके 2 सदन होते हैं। प्रधानमंत्री कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं और संसद और मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। यह व्यवस्था सत्ता पर नियंत्रण और उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि जापान का संविधान यह सिद्ध करता है कि राष्ट्र की महानता सैन्य शक्ति से नहीं बल्कि लोकतंत्र, मानवाधिकार और शांति से आती है। युद्ध की राख से जन्मा यह संविधान आज ही विश्व को यह संदेश देता है कि विनाश के बाद भी विवेक और मूल्यों के सहारे बेहतर भविष्य गढ़ा जा सकता है। जापान का संविधान सार्वभौमिक मताधिकार, संसद की सर्वोच्चता, पेशेवर नौकरशाही और स्वतंत्र न्यायपालिका, इन चारों आधुनिक लोकतांत्रिक स्तंभों को पूरी स्पष्टता के साथ अपनाता है। यह अपने आप में उल्लेखनीय है क्योंकि एशिया के बहुत कम देशों ने इन सिद्धांतों को इतनी दृढ़ता और संतुलन के साथ संवैधानिक रूप दिया है। और सबसे विचित्र बात है कि यहाँ के संविधान में आज तक कोई संशोधन नहीं हुआ। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है। यह दुनिया के लगभग सभी प्रमुख लोकतंत्रों से जापान को अलग करता है। भारत, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों में समय समय पर संशोधन हुए हैं, लेकिन जापान ने 1947 से अब तक मूल पाठ को जस के तस बना करके रखा है। इसके पीछे कई कारण है। संविधान के प्रति गहरा सामाजिक सम्मान, अनुच्छेद 9 और संविधान की स्थिरता और शांति का आधार यह धारणा है। तो बहुत विचित्र लगता है कि कोई संशोधन